क्या कर रही हो? उसकी अचानक आवाज़ पर वो जो नीम दराज सी बेपरवाह अंदाज में लेटी मूवी देख रही थी, झटका खाकर उठी। उसने बौखला कर उसे देखा जो चमकती आंखों से उसे देखे जा रहा था। उसने हाथ मारते दुपट्टा तलाशना चाहा तो ये देखकर धक से रह गई कि वो तो कहीं भी ना था। आप क्यों आए इधर?" उसने गुस्से से पूछना चाहा, लेकिन आवाज़ लरज रही थी। "तुम्हें देखने।" उसने आंख दबाते हुए उसे जवाब दिया और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। वो पीछे को सरकी और खौफजदा नज़रों से उसे देखा। ये क्या तरीका है आने का? नॉक करके आते हैं ना?" वो बज़ाहिर गुस्से से बोली। "बीवी के कमरे में आने से पहले कौन काफिर नॉक करता है?" उसने निहायत शरीर लहजे में कहते बदस्तूर उसकी सिमत कदम बढ़ाए और वो दम साधे बैकग्राउंड से टेक लगा गई। वो झुका और वो आंखें मीच गई। ये क्या करने वाला था? उसकी आंखों में नमी सी मचलने लगी। उसको कंधों पर लम्स सा महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली तो वो उसका दुपट्टा उड़ा रहा था। उसे आंखें खोलने पर वो हल्का सा झुका और होले से उसके कान की लू को लबों से छुआ। "निकम्मी लड़की, उठो, मुझे चाय बना कर दो।" उसे कहते फिर से उसे उस लम्स से सुलगाते वो सीधा होते पलटा जो उसके लम्स पर हमेशा सांस रोके बैठी थी रहती थी जो उसके लम्स पर सांस रोके बैठी। "आप निहायत बुरे इंसान हैं," वो खफकी से चीखी। तो कमरे से निकलता मुआविया मुस्कुराहट दबाते चला गया। "खान, शाह किधर है?" वो जो खान को देखकर कमरे से निकली थी कि वो अभी भी उसे दिखाई ना दिया था। 8 दिन हो चुके थे तो खान को देखकर वो लपक कर आए। "खैरियत भाभी मैम?" खान ने अदब से शरारत की तो वो झींक गई, लेकिन एकदम से माइंड में कुछ क्लिक हुआ तो दोबारा बोली। "हाँ, वो मम्मा पूछ रही हैं कि मेहरू के रिश्ते वालों को बता दें कि कब तक आना।" उसने उसके चेहरे को नज़रों में रखते हुए कहा। उसका चेहरा यकायक फीका पड़ा। "वो इधर है, अभी आ जाते हैं," उसने बमुश्किल जवाब दिया और जाने को पलटा। "खान?" उसने फिर से पुकारा तो वो रुका और पलट कर उसे इस्तेफामिया अंदाज में देखने लगा। "जी भाभी मैम, एक सवाल पूछूं? माइंड तो नहीं करोगे?" उसकी बात पर वो थोड़ा हैरान हुआ कि वो कभी भी ऐसे फजूल बात नहीं करती थी। शायद जहान से झिझक की वजह से वो उससे भी रिजर्व रहती थी। "जी भाभी मैम, पूछें," उसने एहतरामन कहा, जबकि अंदर तजस्सुस ठाठे मार रहा था। "अगर कभी अपने सर और अपनी मोहब्बत के दरमियान किसी एक को चुनना हुआ तो किसे चुनोगे?" उसने इंतहाई सोच समझ कर नपा तुला सवाल किया था। "भाभी मैम, मैं किससे मोहब्बत कर सकता हूँ?" उसने नज़रें चुराते हुए कहा तो दिल में पकड़ धकड़ जारी हुई। "जनरल क्वेश्चन है कि मोहब्बत तो हो सकती है ना, तो कभी ऐसा मौका आया तो तुम्हारी तरजीह क्या होगी?" उसने निस्बतन लहजे को बेपरवाह बनाते हुए पूछा। "सर को," उसने बगैर किसी तवक्कुफ के जवाब दिया। वो जो लाशऊरी तौर पर उसका जवाब जानती थी, उसकी बात सुनकर उसे सब समझ आ गया। "ऐसा मौका कभी अगर आया तो सर को तरजीह दूंगा, मोहब्बत की।" वो बात करते करते रुका तो उसने अचानक उसके फीके पड़ते चेहरे को देख किसी अनहोनी के ख्याल से मुड़ कर देखा तो मेहरू को सामने खड़े पाया। उसकी हालत बता दे रही थी कि वो सुन चुकी है। उसे उससे दिली हमदर्दी महसूस हुई कि जो कुछ खान कह चुका था वो उसके लिए किसी फाहे से कम ना था। उसने बौखलाते हुए मुड़कर खान को देखना चाहा तो वो चकरा कर रह गई। खान के मुकाबिल जहान खौफनाक संजीदा तासुरात लिए खड़ा था। वो बुरी तरह खौफजदा हुई थी उसके तासुरात देखकर। उसके तासुरात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो कितना कुछ सुन चुका है। एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी थी। वो सब खामोश थे। उसने हलक तर करते कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसके लिए ये सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी। आप कब आए?" उसने बमुश्किल लबों को खींचते हुए कहा। "अभी।" "आप सब इधर ऐसे क्यों खड़े हैं?" उसने उसी लापरवाह मगर सर्द लहजे में कहा तो वो अंदाज़ा न लगा सके कि वो कितना कुछ सुन चुका है। वो मैं आपका वेट कर रही थी।" "खान से पूछा आपका?" उसने बौखलाते हुए उल्टा जवाब दिया तो उसकी आंखें एकदम से दमकने सुलगने लगी। उसकी निगाहों की ऐसी तपिश से उसे अंदाज़ा हुआ कि वो क्या बोल गई है। उसका रंग यकलख्त सुर्ख पड़ा था। "रियली?" उसने इस्तेफामिया आईब्रो उचकाए तो उसका दिल डोला। एक तो वो इतना शानदार शख्स, उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूबा हुआ, जिसकी जनूनियत और दीवानगी की वो गवाह थी, ऊपर से उसके अंदाज, वो घायल होने लगती थी। उसने फ़ौरन सटपटाकर नज़रें चुराईं और मेहरू को लिए अंदर बढ़ गई। "सर, ये इतना अच्छा मौका था, वो इतने दिन घर से गायब था, हम चाहते तो आसानी से उसे टारगेट अचीव कर सकते थे अपना।" उसके राइट हैंड ने कफ़े अफसोस मला, जबकि वो मकरू अंदाज में मुस्कुराता रहा। "सर, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं?" उसने मशकूक अंदाज में उसे देखते हुए पूछा। "जब्बार यार, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो?" उसने उसे देखते हुए कहा, जबकि ड्रग से भरा हुआ सिगरेट मुंह में ही था उसके अब। "गरम खाने में खदशा हो सकता है मेरी जान, हम आराम से ठंडा करके उसका शिकार करेंगे।" उसकी आंखों में शैतानी चमक आई। "हमारा हिस्सा सर?" उसने उसका मूड देखते एहतियात से पूछा।
ملے گا، سب ملے گا، کیونکہ اس نے غداری کر کے بہت برا کیا اپنے ساتھ، اس لیے ایسی زندگی، عبرتناک زندگی دینی اسے کہ وہ روز مرے گی۔ اس کا چہرہ کسی خوفناک وحشی درندے کا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے ہسبینڈ کو بھی بتانا ہے نا کہ اس نے کس کے منہ سے نوالا چھینا ہے، تو پھر یہ سب تبھی پاسبل ہے جب اس نے سب واقعیت سے بات ادھوری چھوڑتے سگریٹ کا کاش لیا، اور پھر یکایک اس تاریک اور وحشتناک کمرے میں ان دونوں کے قہقہے گونجنے لگے۔ علیزے، جہان اتنے دنوں بعد آیا، کوئی اہتمام، کوئی سنگھار، کوئی سجاوٹ۔ رات کو سب کے کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ان کے انداز کو کھینچا تانی سے بالکل انجان تھی، لیکن اسے بیڈ پر بٹھا کر آیت بھابی نے دھماکہ کیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ وہ اسے بچے کے انداز سے دیکھا، اور ایسے بچے کے انداز میں دیکھا گویا بچے سے ٹیچر کوئی ایسا کام کرنے کو بولے جو اس کے لیے بالکل نیا ہو۔ کیسی سجاوٹ؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے پوچھا۔ کمرے کا رنگ روغن۔ اس کی ناسمجھی پر لاریب جل بھون کر بولی تو سب کے دبے دبے قہقہے چھوٹ گئے۔ وہ تو میں نے نہیں نہ کروایا، ویسے بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں کروانا میں نے۔ اس نے اس کا لہجہ سمجھے بغیر اس کی بات کو سیریس لیتے ہوئے کمرے میں نگاہیں گھماتے ہوئے کہا۔ گرے اور بلیک پینٹ سے سجی دیواریں دیکھتے ہوئے وہ بولی تو وہ صحیح معنوں میں سر پیٹ کر رہ گئے۔ یار، جہان کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ اس کے بھی رومانٹک موڈ کا یوں ہی ستیہ ناش مارتی ہو کیا؟ یا جہان سٹارٹ لینے سے پہلے سمجھا سکھا دیتا ہے؟ ان کی باتوں پر وہ پہلے تو ہونک انداز میں اسے دیکھنے لگی، لیکن جو ہی دماغ نے اسے جانچا پرکھا سمجھا، وہ اسی حساب سے سرخ پڑ رہی اور فوراً آیت کے کندھے پر منہ چھپا گئی۔ وہ سب جو لاریب کی باتیں سن کر دبے دبے انداز میں مسکرا رہی تھیں، اس کے ایسے رد عمل پر ان کے قہقہے ابل پڑے۔ چلیں اٹھیں، ہم آپ کو ریڈی کریں۔ زینی اور تاشے کمر سے پکڑ کر اسے کھڑی ہوئی تھیں۔ نہیں، اس نے ہاتھ اٹھاتے منع کیا اور فوراً پیچھے کو کھسکی۔ ایسی کی تیسی نہیں کی، میں ڈریس دیکھتی ہوں، تم لوگ اسے قابو رکھو۔ لاریب مرد مار انداز میں کھڑی ہوتی اس کے وارڈروب کی طرف بڑھی، جبکہ وہ ان کے رحم و کرم پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ڈریسز دیکھنے میں مگن تھی۔ جب ایک بند پیکٹ پر نظر پڑی تو اس نے اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے علیزے؟ یہ پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ وہ واقعی پیکٹ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس نے کبھی وارڈروب کو ٹھیک طرح سے دیکھا ہی نہ تھا، بس جو سامنے ڈریس آیا وہی پکڑ کر پہن لیا، اس لیے وہ پیکٹ سے لا علم تھی۔ لاریب نے پیکٹ کھولا تو سب کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ نیوی بلو کلر کا نیٹ سے مزین نائٹ ڈریس تھا، اور اس کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوئی، بالخصوص زینی، تاشے اور مہرو کی موجودگی کی وجہ سے۔ ارے، یہ تو شادی والے دن کا لیا ہوا نائٹ ڈریس ہے، تم نے ابھی تک کھول کر بھی نہیں دیکھا؟ پہلا فقرہ حیرت سے جبکہ دوسرا فقرہ خونخوار نظروں سے پوچھا گیا۔ وہ پلیز اسے بند کر دیں، اس نے التجائیہ کہا۔ کبھی نہیں، ہمارے اتنے شاندار دیور پلس بھائی کو کتنا ستاتی ہو۔ کیا ہوا؟ وہ جو تمہارے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ حق تو ان کا بھی ہے، جاؤ جلدی سے یہ پہن کر آؤ۔ وہ جو اس کی بات شروع سے جھینپ رہی تھی، سن کر اس کی آخری فرمائش پر اس نے کرنٹ کھا کر شاکڈ حالت میں اسے دیکھا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا۔ ڈارک بلو پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ اور بلو ویسٹ کوٹ میں، وہ بلیک گن ہولڈر کمر پر لٹکائے، کامن اسٹڈی روم میں براجمان۔ اس شخص کے تاثرات آج بھی دیکھنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈالتے تھے۔ شرٹ کی سلیوز فولڈ کیے، ایک ہاتھ چیئر کے ہتھے پر ٹکائے اور دوسرا ہاتھ تھوڑی پر جمائے، وہ اس کی بتائی گئی تفصیلات سن رہا تھا۔ سر، آپ کے کہے کے مطابق کام ہو رہا ہے، ہر کام کی رپورٹ جا رہی ہے۔ اس نے بات جاری رکھی اور دل ہی دل میں خیر و عافیت کے لیے کلمات بھی جاری رکھے کہ کچھ ایسا نہ نکل جائے جو اس کو ڈیول بننے پر مجبور کر دے۔ اس نے سر ہلایا۔ سیکیورٹی بھی ایک بندے کی متعین کر دی ہے، اور جو چپس کا آپ نے بولا تھا وہ بھی آج آ گئی ہیں، اور میم کی، اور یہ ہوئی اس کی فاش ترین غلطی۔ اس نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے ایسے انداز میں دیکھا کہ پاس کھڑا خان بھی ٹہل گیا اور اس کے لیے خیر کی دعا مانگنے لگا۔ سوری سر، وہ ہکلاتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا تو وہ لرز کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے لیے کس نے آرڈر دیا کہ تم کچھ منگواؤ، چاہے وہ چپ ہی کیوں نہ ہو؟ اس نے پھونکارتے ہوئے کہا۔ سر، اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز دب گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی دھاڑ پر سر پر جان بچی سو لاکھوں پائے کے مصداق وہ دوڑا تھا، جبکہ وہ سر میں مسلسل انگلیاں چلاتے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا کہ اس کے اغوا کے بعد سے وہ کسی بھی ملازم پر اس کے حوالے سے ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، جبکہ خان خاموشی سے کھڑا اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے نارمل ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ اس نے ڈریس پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا تو پسینے سے نہا گئی۔ اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ یہ ڈریس پہن کر باہر کیسے جائے گی۔ ڈھیلا ڈھالا سا نیٹ کا ڈریس تھا۔ ڈھیلا ڈھالا سا نیٹ کا ڈریس جس کی مخملی ڈوریوں کی مدد سے بدن پر ٹکایا گیا تھا، جس کو اور ٹخنوں سے تھوڑا تھوڑا اوپر تھا۔ اس کے بازو اور کندھے مکمل نیٹس کے بنے تھے۔ ایسے ڈریس میں اسے ان سب کے سامنے جانے
में दांतों पसीना आने ऐसे ड्रेस में उसे उन सब के सामने जाने में दांतों तक पसीना आ गया। और जहान उसका उस पॉइंट पर आकर सांस मुद्दम हुआ। उसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा तो पास दुपट्टा नजर आया। उसने शुक्र से उसे पकड़ा और अच्छी तरह से लपेट लपाट के बमुश्किल बाहर निकली, जहां अब सिर्फ लारैब और आयत महवे इंतजार थी, जबकि वो तीनों शायद खुद वहां से जा चुकी थी। इसको तो उतारो, इतने अच्छे ड्रेस पर ले लिया, आयत ने शरारतन कहा तो वो रूहान सी हुई। चलो ठीक है, हमारे सामने मत उतारो, इधर आओ, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दें तुम्हारी, फिर तसल्ली से उसके सामने उतारना। वो मध्यम पड़ती सांसों से उसकी तरफ गई और उस लम्हे को कोसने लगी जब उनके हत्थे चढ़ी थी। वो चुपचाप धड़कनें शुमार करती सर झुकाए उनके सामने बैठी रही। जब कुछ देर के बाद उनके कहने पर आईने में देखा खुद को तो ठिठक गई। उसके बालों को नीचे से हल्का सा कर्ल करके उन्हें खुला छोड़ दिया गया था। चेहरे पर फुल डार्क ब्लड लिपस्टिक सजाई गई। उसके कानों में उसकी तंबी गूंजी, आज के बाद ऐसी लिपस्टिक सजाकर मेरे सामने मत आइएगा। मेरा ज़ब्त आजमाने का हर जाना बुरी तरह से भुगतेंगे आप। वो झुरझुरा कर होश में आई थी। कोई लाइट शेड लगा देना लिपस्टिक का। उसने फौरन कहा, क्यों, इतना ब्राइट कलर है तुम्हारा भी और ड्रेस का भी तो यही प्यारी लग रही है। उन्होंने उसकी ना सुनी और जाने को उठी। गुड लुक। और जहान के होश कायमो दायम रहे या नहीं, इसके बारे में सुबह ज़रूर बताना। उसके कानों में धीरे से सरगोशी करती वो कमरे से निकल गई, जबकि वो धड़कनें शुमार करती रह गई। कुछ पलों बाद वो होश में आई और बेड की तरफ लपकी, लेकिन मोबाइल की रिंग टोन पर झुंझला कर रह गई। तो वली की कॉल थी। देखा तो वली की कॉल थी। उसने गहरी सांस भरते कॉल पिक की। कौन से चैनल पर है और क्या न्यूज़ है, प्लीज़ अब तो बता दो। उसने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी झुंझलाई सी आवाज़ आई। उसने जब पलट कर देखा तो निगाह ठिठक गई। नेवी ब्लू नाइट ड्रेस पर बिखरा सा दुपट्टा लिए उसका तौबा शिकन बेपरवाह सरापा उसके अंदर जज्बात का तूफान उभारने का बाइस बना। वो उसकी आमद से बेखबर बेपरवाह अंदाज में चैनल सर्चिंग में मगन थी। एक हाथ से मोबाइल कान से लगाया हुआ था और दोनों हाथों के मसरूफ़ होने की वजह से दुपट्टा सरकता उसके सरापे को नुमायां करता जा रहा था। वो गन होल्डर और घड़ी वॉलेट वगैरह रखता उसकी तरफ बढ़ा, जो उसकी तरफ पुश किए खड़ी थी। ये दिखाने के लिए आपने मुझे आधे घंटे से मुसलसल सर्चिंग पर लगाया हुआ है। जब मतलूबा चैनल सामने आया तो उस पर लगी रेसलिंग को देख सदमे से चीख उठी। इससे पहले कि वो वली की बात सुनती, उसके हाथ से मोबाइल ले लिया गया। उसने चौंकते हुए पलट कर देखा तो जैसे रूह परवाज हुई। वो फटी आंखों और साकित हुई सांसों से उसे यूं देखने लगी जैसे मुल्कुल मौत को देख लिया। हम तो वैसे भी घायल हैं, फिर इन कील कांटों से लेस होने की क्या ज़रूरत थी। उसने उसके इंतहाई करीब आते दाएं हाथ के अंगूठे से उसके लबों पर लगी लिपस्टिक को बखेरा। उसकी निगाहों की तपिश, सुलगती सांसों की गरमाइश, उसका लम्स और उसके लफ्ज़ों ने उसके रगो पैर में सनसनी सी दौड़ा दी। वो लरस सी गई और पीछे को हटना चाहा। जब उसने उसकी कमर के गिर्द लिपटी उस मखमली डोरियों को अपने दोनों हाथों से खींचते अपने करीब किया तो वो बेजान सी उसकी सिमत खींचती चली आई और उसके फौलादी सीने से टकराई। उसने खौफसदा नज़रों से उसे देखा। उसके चेहरे पर उस वक्त जज्बात का ऐसा समंदर ठाठे मार रहा था कि उसका दिल धक धक करने लगा। आप उसके मुंह से दबा दबा सा एहतजाज लफ्ज़ निकला, लेकिन कुछ बोल ना सकी। उसने झुकते हुए उसके कान में सरगोशी की, ऐसा क्यों आज, क्या समझूं मैं इसे, कोई तासुर, कोई इशारा, ये एहतमाम क्यों, बंदा बशर हूँ, ऐसे हथकंडों से बहक भी तो सकता हूँ ना। उसकी सांसों की तपिश से उसका गाल जलने लगा। ये भब्बा भाभी लफ्ज़ फंस फंस कर निकले। इतना एहतमाम किया है, ऐसा इस्तकबाल, मैं बहुत मेहमान नवाज बंदा हूँ, ऐसा दिल पजीर एहतमाम है, तुम्हारी जान की कसम खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ूंगा। उसकी आवाज़ खुमार आलूद हो रही थी और अलीज़े को लग रहा था कि उसके दिमाग और दिल की हरकत बंद हो गई। ऐसे एहतमाम करने वालों के लिए तो दिलो दिमाग में बहुत जगह होती है, और जब बात आपकी हो तो उसे तो इनाम भी शानदार मिलेगा। बोलें, फिर बनेगी इस दिल की स्याह सफ़ेद की मालकन। वो रफ्ता रफ्ता उसके कान में साहिरियत फूंक रहा था। नहीं शशा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पाँव जैसे ज़मीन ने जकड़ लिए। उसकी पेशानी पर शबनम पे कतरे चमकने लगे। दिल मध्यम सा धड़क रहा था। मुझे जाने दे, उसने इल्तजा की। उसकी आवाज़ फट रही थी। कैसे जाने दूँ मेरी जान, काली और सर्द रात में आपको जाने दूँ तो खुद किधर जाऊँ। उसके गर्दन में मुँह छुपाए बोलता वो उसे दहला गया। उसकी धड़कनें, उसका लहजा,
उसकी आंखें, उसकी आवाज़, धड़कती ख्वाहिशात और जज्बात की शिद्दत से बोझल हो रही थी और वो मखमूर सा हो रहा था और अलीज़े मर जाने को थी। उसकी आंखों में नमी सी चमकने लगी। उसने उसके बालों से होले से हाथ हटकाते उसका चेहरा ऊपर किया। वो शबनमी सा मुलायम चेहरा उसके सामने था। भीगी सी आंखें, सुथवा नाक, मुड़ी हुई भीगी पलकें, सुर्ख रुखसार और सुर्ख फैली हुई लिपस्टिक से सजे हों। उसके दिल में जज्बात का ऐसा मुंह जोर तूफान ला रहे थे कि वो पागल होने लगा। उसकी निगाह फिसलती उसकी शफाफ और बेदाग गर्दन से टकराई। वो झुका और नरमी और मोहब्बत से उसकी शफाफ गर्दन पर लब रखे वो मरने लगी थी। उसकी कुर्बत और लम्स में इतनी शिद्दत थी कि उसकी सांसें अटकने लगीं। वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए इस्तेहकाक जमा रहा था। उसने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन वो उसकी सभी राहें दूध किए फरार की उस पर मुकम्मल झुका था। जब किसी तोड़ बस ना चला तो उसकी आंखों से आंसू एक लड़ी की सूरत बहने लगे। उसके आंसू देखकर वो रुका, लेकिन उसे गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया। मेरी जान, आप जानती हैं आप जिस हालत में हैं, ये हालत मर्दों, बिलखसूस शोरों को बहुत अपील करती है। और उस शोर को तो ऐसे जैसे और इस शोर को तो ऐसे जैसे आग पर तेज। उसने उसकी आंखों में झांकते उसकी जान लबों पर अटकाए। उसके आंसू और तेज़ हुए। वो उसको देखते नफ़ी में सर हिलाने लगी और हल्का सा पीछे हटी। नहीं, ऐसा ना करें, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे आदि लफ्ज़ उसके लबों में थे जब उसने वहशत से उसे खींचते उसकी पुश्त अपने साथ लगाई। उसका एक बाजू से अपने सीने पर ऐसे मजबूत पत्थर और संगलाक जंजीर की मानिंद महसूस हो रहा था कि उसका सांस रुकने लगा। मुझे मजबूर मत करें कि मैं ऐसा करूं कि आप मुझसे जुदा होने का सोच भी ना सकें। ये जो आपको टाइम देता था ना, उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। मुझे वहशी और जुनूनियत का मुजाहरा करने पर मजबूर मत किया करें। उसने उसका दिमाग ठीक करते दरुस्तगी से उसके कंधे पर लगी डोरी खींची तो उसके कंधे पर लगी नेट खिसक गई और तब उसकी निगाह ठिठकी। मामा लाले को बोल दे मैं शादी के बाद स्टडी कर सकती हूँ, वो जहाँ चाहे शादी कर सकते, मेरी वजह से जैनी भी लेट हो रही है। वो जो दांतों से उनकी चेकअप की अपडेट पूछने आया था, एकदम से दरवाज़ा खुलने पर पलट कर देखा तो वो दुश्मन जान सामने बिखरी हालत में खड़ी थी। और फिर उसने इधर उधर देखे बगैर मामा तक बात पहुँचाई तो मामा उसकी बात और हालत पर सर पीट कर रह गए। उसके ऐसे पैगाम पर उसका दिल अथाह गहराइयों में डूबा था। उसे समझ ना आया कि वो क्या बात करे। हाय, तो ऐसी क्या आफत आदमी पड़ी जो आधी रात को ये बताने आ गई? बेटा, कल नहीं हुई थी क्या बात? मामा ने तासुब से पूछा। नहीं, क्या पता कल सुबह तक मेरा इरादा बदल जाता। बड़ी मुश्किल से तो खुद को मनाया, उसने लापरवाही से कहते खुद पर मुकम्मल काबू पाते का। अच्छा बेटा, रिलैक्स हो, मैं सुबह कहूँगी जहान से तुम्हारा और जैनी का एक दूसरे के बगैर खाना हजम नहीं होता। ऐसा दिन कैसे अकेले अकेले गुजार सकती हैं? यही सोच ने फैसला बदलवाया होगा। दादू की बुड़बुड़ाहट नुमा आवाज़ पर उसने चौंकते हुए ने देखा। निगाह पथरा गई। उसके अलीज़े को दिए गए जवाब पर उसकी सभी उम्मीदों के दिए बुझते चले गए और फिर एक फैसला हुआ, बहुत अचानक। वो जो वह मुश्किल खुद को मजबूत किए बैठी थी, उसके सभी इरादे भुरभुरी रेत बनने लगे। तो फौरन दादो को ओके कहते वो कमरे से निकलती चली गई। अभी वो कुछ फरलांग के फासले पर ही थी कि पीछे से आती आवाज़ पर रुकी, लेकिन पलटी नहीं। काफ़ी जल्दी फैसले लेती हैं आप और बदलती भी हैं। उसकी आवाज़ में न जाने क्या कुछ महसूस करके वो चटकती हुई पलटी और उसकी आंखों में देखती उसके दिल के परखच्चे उड़ा गई। हाँ, सही जाना, क्योंकि कुछ फ़ैसले पछतावों और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं देते। इसलिए अब सही फ़ैसला किया कि अब किसी की मोहब्बत और प्यार भी देखना। सुना है उसको तरजीह दो जो प्यार करता, सो प्यार लेने का फ़ैसला किया है उससे जो दिल का, अरमानों का, ख्वाबों का कातिल ना हो। उसने कुर्लाते दिल की आहों को नज़रअंदाज करते बेहिसी से लफ्ज़ों से तीर उंडेले। उम्मीद है मिस्टर खान, अब आप कभी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसकी आंखों में देखती वो कहती पलट गई, जबकि वो वहीं साकिन हालत में वहीं नज़रें जमाए खड़ा था जहाँ कुछ कब्ल पहले वो खड़ी थी। उस लम्हे उसे एहसास हुआ और उसने ये जाना कि शायद आज इस पल, इस लम्हे उसने मेहरमा शाह को खो दिया। जहान शाह की ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत ही कम आए थे, वो उसको चौंकाने का बाइस बने हो, लेकिन उस लम्हे अलीज़ा शाह के कंधे पर बने उस निशान ने उसे चौंका दिया। उसने उसके कंधे पर जले हुए ज़ख्मों के निशान से बने एल पर उंगली फेरी। वो कांपने लगी। ये निशान उसने उससे छुपाने की दिलो जान से कोशिश की थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसका दागदार बदन देखे और उससे नफ़रत करे। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके बदन पर लगे उस कुर्बनाक दाग को देखकर उसके बारे में तरह तरह के गुमान करे। लेकिन आज उसके ना चाहने के बावजूद, उसकी इतनी मज़ाहमत के बावजूद, वो उसकी नज़रों के सामने था।
یہ اس نے کیا؟ وہ جانتی تھی یہ سوال نہیں ہے، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور وہ ہلکا سا سر ہلا گئی۔ وہ اس کے رد عمل کی منتظر تھی کہ کب وہ اسے دھتکارے گا۔ اس کے ایسے رد عمل کا سوچ کر ہی اس کا سانس تھمنے لگا، لیکن آنے والا لمحہ اور رد عمل اس کی سوچوں کے برعکس تھے۔ وہ جھکا اور نہایت احترام سے اس کے زخم پر لب رکھے۔ اس کا دل تھم سا گیا۔ اس نے آنکھیں میچتے دونوں مٹھیوں میں اپنی شرٹ دبوچی اور گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکنے لگا۔ وہ شخص کیوں اسے لاجواب سا کر دیتا تھا؟ کیوں وہ اس کی محبت کے آگے بے بس ہو جاتی تھی؟ کیوں وہ اس کی محبت کی معراجوں کو چھو نہیں پاتی تھی؟ اس کا دل قطرہ قطرہ رونے لگا جب اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا، جس نے بھی یہ کیا اس نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کی آواز میں ایسی شدت اور نفرت تھی کہ وہ دہل گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ وہ پھر سے جھکا اور لب کندھے پر رکھے اور اس کا دل پگھلتا اس کی آنکھوں سے اس کے درد بہلانے لگا۔ وہ ضبط کھوتی اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں منہ چھپائے رو پڑی تھی، جبکہ وہ اس کے دور رہنے، اس کے مزاحمت کرنے اور اسے فاصلہ رکھنے کی صحیح وجہ اسے آج پتہ چلی۔ اس نے روتی ہوئی علیزے کے سر پر ہولے سے لب رکھے اور اس کے گرد بازوؤں کا مضبوط حصار کھینچا۔ وہ مسلسل روتی اس کا سینہ آنسوؤں سے تر کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب اسے اس کی گہری سانسوں کی آواز آئی، اس نے تصدیق کے لیے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا تو وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔